हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि हमारा चैप्टर 3 है एंड दिस इज लेक्चर नंबर 1। तो अभी हम इस चैप्टर को बहुत आसानी से फिनिश करेंगे और बहुत स्पीड में इसको फिनिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहना, आपको जो है हर एक लेक्चर के पीडीएफ नोट्स मिल जाएं, तो आप टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स को जरूर से सर्च कर लेंगे। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है टेलीग्राम चैनल की, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के मैनुअली सर्च कर सकते हैं नाम से। चलिए भाई, और आगे हम बात करेंगे। ये जो टॉपिक है इस वीडियो में, ये हम कवर करेंगे। एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसके साथ साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसके जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, उनको फिनिश करने वाले। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी तक हमने पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ा था अभी तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वेट, शायद कहीं मक्खी तो नहीं बैठी हुई है। चलिए तो मैं आपको बताऊं यहां पर कि अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी आप ये देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट। ठीक है, चलिए, हाँ, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं स्टडी एट रेस्ट। स्टैटिक्स मींस स्टडी एट रेस्ट। तो देखिए जरा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें इलेक्ट्रिसिटी की या चार्जेस की स्टडी करनी थी रेस्ट में। किसमें? रेस्ट में। चार्ज अगर आप एक बॉडी को देंगे तो वो चार्ज वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये फिक्स हो जाएंगे और ज्यादा जो है मोशन में नहीं होंगे। लेकिन अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आज से करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप ये समझे कि एक्चुअल में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ेंगे कि जो चार्जेस हैं इसमें, इस चैप्टर में आप देखेंगे कि चार्जेस किसमें होंगे? चार्जेस इन मोशन। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी बोलते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि चार्जेस रेस्ट में थे तो उन पर क्या फोर्स लग रहा है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह बना रहा है। अब हम पढ़ेंगे चार्जेस मोशन में होंगे तो उनकी क्या वेरियस प्रॉपर्टीज होगी, ये सारी चीजें। क्लियर? नाउ हम आगे बढ़ जाते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअल में करंट का मीनिंग क्या होता है। तो करंट का हिंदी मीनिंग होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग, या फिर कहूं करंट का मतलब है धारा। तो कोई भी चीज अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बह रही है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई वो करंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहता है ना, तो हम उसको बोलते हैं पानी की धारा या फिर वाटर करंट। अगर एयर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो हम उसको एयर करंट या फिर हवा की धारा बोल सकते हैं। इसी तरीके से जब चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है फ्लो होते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में जब भी हम करंट वर्ड यूज करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट ही होगा। ठीक, तो ये अंडरस्टूड हम यहां पर समझ सकते हैं। तो देखिए जरा, तो करंट एक्चुअल में क्या होता है। तो जैसे मान के चलो मेरे पास ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में नॉर्मली अगर मैं बात करूं, एक आयरन की रॉड आपने ले ली, तो आप ये बताओ इसमें चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन वगैरह तो होते ही है ना, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह तो उसमें होते ही है। हाँ, क्या ये रुके हुए होते हैं? क्या ये रेस्ट में होते हैं? नहीं सर, बोला मोशन कर रहे होते हैं। हाँ, रैंडम मोशन, टेम्परेचर कारण के पास एनर्जी तो होती है तो ये मोशन कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी भी हम इस तरह के आयरन की रॉड को टच करते हैं तो अपन को करंट नहीं लगता, शॉक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसमें जो है चार्जेस जो है ये मोशन तो कर रहे होते हैं, लेकिन इनका जो मोशन है ये किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता। ये कहीं भी रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। तो हम ये देखेंगे किसी भी डायरेक्शन में रैंडम मोशन करने से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो नहीं बनता। इलेक्ट्रिक करंट हम किसको बोलते हैं? जब चार्जेस का मोशन एक फिक्स डायरेक्शन में होने लगे, एक डेफिनेट डायरेक्शन में हो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। समझे? तो इलेक्ट्रिक करंट को या फिर करंट इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। करंट इंटेंसिटी मतलब जो करंट की स्ट्रेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। आगे आप ये समझो कि भाई किसी भी चीज का कुछ ना कुछ मेजरमेंट तो होता ही है कि एक्चुअल में करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। तो ज्यादा चार्ज अगर फ्लो होंगे 1 सेकंड में या पर यूनिट टाइम में किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ज्यादा करंट, और अगर पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कम चार्जेस फ्लो होंगे 1 सेकंड में या 1 मिनट में तो फिर कम करंट। तो एक्चुअल में क्या हो गया कि जो करंट है ना, करंट की मेजरमेंट अगर आपको करना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया? उसका फॉर्मूला हो गया चार्ज अपॉन टाइम। क्या हो गया? चार्ज अपॉन टाइम।
ठीक, या फिर मैं कहूं यहां पर चार्ज अपॉन टाइम। तो देखो भाई, किसी भी चीज में चार्ज का या किसी भी चीज में टाइम का डिवाइड हो जाए तो हम बताते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो चीज कितनी चेंज हो रही है, कितनी बदल रही है, कितनी आगे बढ़ रही है, तो हम उसको बोलते हैं रेट। तो यहां पर क्या हो रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, in a definite direction is called electric current। that means किस रेट से, टाइम की बात कर रहा है, किस रेट से पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और यहां से जो फॉर्मूला है हमारा ये बन जाता है I इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय कैपिटल T। ठीक, चलिए अब आपको ये समझना है कि एक्चुअल में जब भी करंट का फ्लो होना है तो कौन आगे बढ़ता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन तो अपने न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, तो कौन फ्लो होता है, तो फ्लो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और कौन से वाले, और उसमें से भी फ्री इलेक्ट्रॉन। तो भाई देखो, आप जानते हो कि एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर एटम में मेटल कंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो एक ना एक फ्री इलेक्ट्रॉन जरूर से होता है, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है करंट बनाता है। बात क्लियर है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन करंट कंडक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो हम उसको 1e लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आएगा। दो इलेक्ट्रॉन अगर आगे बढ़ रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज पास होगा। इसी तरीके से अगर n इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ रहे हैं तो n इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज फ्लो होगा, एंड हम इसको लिखेंगे ne/t। चलिए, और यहां से अगर हम बात करें यूनिट की, तो इसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है 1 एम्पियर, मतलब एम्पियर। तो अगर मैं यहां से 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहता हूं तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा कि यदि किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, यदि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो होता है, तो इतने करंट को हम बोलते हैं 1 एम्पियर करंट। अभी आगे हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर। तो आप यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। आप जानते हैं कि भाई, एक मिनट रुको जरा, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब यहां पे समझने वाली बात होती है, देखो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन करंट के पास तो डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होती है, लेकिन करंट के पास तो डायरेक्शन है, तो सर इसको तो वेक्टर होना चाहिए था ना, फिर ये स्केलर क्वांटिटी क्यों। तो आप ये समझो, एक्चुअल में वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ उस डायरेक्शन के बदलने पर रिजल्ट भी बदलना चाहिए। दैट मींस वेक्टर होने के लिए जो एडिशन मेथड है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो होना चाहिए। आपको समझाता हूं एक मिनट। तो पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो, समझाता हूं भी इसको, आपको लिखें जरा, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ये क्या नहीं करते, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते। इट सिंपली फॉलोज स्केलर और एल्जेब्रिक एडिशन। देखो जरा इसको समझ लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, वेक्टर एडिशन में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम जो है साइन कंसीडर करते हैं और वैसे ही रिजल्ट आता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, दोनों डायरेक्शन में लगेगा। मैं हर बार आपको एक ही जैसा एग्जांपल देता हूं फोर्सेस में, क्योंकि ये सबसे सिंपल है समझने के लिए, हर बार चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों ही बनाना, ठीक ना। तो अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगता है और अगर वो सेम डायरेक्शन में लगता है तो रिजल्ट होता है कितना, 20 न्यूटन। रिजल्टेंट कितना निकला, तो रिजल्ट मैं यहां लिख देता हूं नेट फोर्स। चलिए, नेट फोर्स कितना बचा, ये बचा 20 न्यूटन। लेकिन अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, ये 10 न्यूटन यहां पे, ये 10 न्यूटन यहां पे, तो आप ये देखेंगे कि रिजल्ट कितना निकला,
रिजल्ट आया 0 न्यूटन, आया कि नहीं आया 0 न्यूटन। तो अब आप ये समझो कि भाई यहां पर तो डायरेक्शन मैटर कर रही है, बट अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये मेरे पास एक वायर जिसमें 5 एम्पियर करंट आ रहा है और ये मेरे पास एक वायर जिसमें भी 5 एम्पियर करंट आ रहा है, और अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई यहां से तीसरा वायर पास हो जाए यहां से, तो जरा सोचो कि क्या इस वायर को आप टच कर लोगे यहां पे तो आपको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा। ये तीसरा वायर बस इसके कांटेक्ट में, बताओ जरा क्या करंट लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो इसका मतलब है इसमें 5 एम्पियर और 5 एम्पियर 0 एम्पियर नहीं बना, डायरेक्शन है कोई इसमें फर्क नहीं पड़ा। तो बताओ जरा अगर एक तीसरा वायर हमने लगा दिया तो 10 एम्पियर का ये रिजल्टेंट करंट हमें यहां पर मिल सकता है, मिल जाएगा। तो डायरेक्शन का कोई मैटर तो नहीं है। हाँ, अब कैसे भी मान लो ये 5 एम्पियर करंट यहां से आ रहा है और 5 एम्पियर करंट यहां से आ रहा है, किसी भी एंगल पे आ जाए। अब अगर फोर्स होता तो एंगल पे होता तो उसका रिजल्टेंट कुछ और होता ना, तो किसी भी एंगल पे आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो यहां पर कितना मिलेगा 10 एम्पियर करंट ही मिलेगा। तो यहां से हमें पता पड़ता है कि जो वेक्टर है ये एल्जेब्रिक एडिशन करंट जो है एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। एल्जेब्रिक एडिशन आप समझते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन के अकॉर्डिंग ही प्लस माइनस होना है, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। जो नॉर्मल बचपन से करते चले जा रहे हैं वही एल्जेब्रिक एडिशन है। और वेक्टर एडिशन क्या होता है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग सारी चीजें वहां पर मेंशन करनी पड़ती हैं, ठीक। चलिए, तो यहां पर आपको ये समझ में आया। अभी हम बात करते हैं भाई एक्चुअल में कि जो करंट है ये करंट की डायरेक्शन क्या होती है। हाँ सॉरी, डायरेक्शन की तो हमने बात कर ही ली, अभी हम बात करते हैं, हाँ डायरेक्शन की बात नहीं करी है अभी हमने। तो देखो करंट की बेसिकली 2 डायरेक्शन है, ठीक। चलिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि भाई जो करंट की जो है ना वो 2 डायरेक्शन है। कितनी डायरेक्शन, ये 2 डायरेक्शन होती है। एक तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट, एक्चुअल डायरेक्शन, और एक होती है कन्वेंशनल डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन समझते हो ना, पुरानी डायरेक्शन, ठीक। चलिए, और यहां पर हम लिखेंगे इसको वी यूज इट, कन्वेंशनल डायरेक्शन को हम यूज करते हैं, वी यूज इट, ठीक। चलिए, यहां पे लिखो भाई वी डू नॉट यूज इट, वी डू नॉट यूज इट। ये चीज बहुत जरूरी है। एक्चुअल डायरेक्शन क्या होती है, एक्चुअल में देखो मैं आपको इसके पीछे एक कहानी बताता हूं। एक्चुअल डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस टू प्लस, नेगेटिव टू पॉजिटिव, स्टोरी सुनते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक। अभी एक्चुअल में क्या होता है, जब करंट की डिस्कवरी हुई अप्रॉक्स 1800 में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये कब हुई, 1800 अप्रॉक्स में। समझते चलना बात को, ये करंट की डिस्कवरी कब हुई, अप्रॉक्स 1800 AD में करंट की डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रिसिटी की। हाँ, ये वोल्टा साइंटिस्ट वगैरह ने बैटरी वगैरह बनाई उस समय पे। हाँ, लेकिन क्या हुआ कि उस समय इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था। किसके बारे में नहीं पता था, एट दैट टाइम इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट डिस्कवर्ड। उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो होता क्या है साहब कि इलेक्ट्रॉन के बारे में ना पता होने से हम कुछ अंदाजा थोड़ा ना लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होते हैं। लेकिन आगे बढ़े, रदरफोर्ड मॉडल आया, बोर मॉडल आया, आगे जो है बहुत सारी बातें हुई, तो पता पड़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
और वही फ्री इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ के एक कंडक्टर में पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो अभी ये चीज, और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होते हैं, नेगेटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। तो साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव, या एक्चुअल में करंट किसका फ्लो है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन उस समय जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो उस समय क्या कर दिया गया कि करंट की जो डायरेक्शन थी ये पॉजिटिव टू नेगेटिव बना दी। पॉजिटिव टू, बस ये पता था कि हाँ प्लस होता है कुछ चार्जेस और माइनस चार्ज होते हैं, तभी एक एटम न्यूट्रल, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो एक रैंडम डायरेक्शन उन्होंने कंसीडर कर ली। लेकिन क्या हुआ, टाइम आगे बढ़ा, पता पड़ा कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां से ये क्लियर हुआ आफ्टर 1900 एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट, एक्चुअल डायरेक्शन of current was discovered, was used। चलो मैं यहां पर ये लिख देता हूं, फाइंड आउट। लेकिन अब सवाल उठता है कि सर क्या हम इसको, जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू जो पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या हम इसको आज यूज करते हैं? आंसर है नहीं यूज करते। क्यों? क्योंकि 1800 से 1900 के बीच में फिजिक्स में बहुत सारा काम, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी थी। अब उतने सारे वर्क को कैंसिल कर पाना ये बिल्कुल असंभव था, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस फिर करने पड़ते। तो साइंटिस्ट ने कहा कि भाई डायरेक्शन से क्या ही फर्क पड़ रहा है, हम ये मान लेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट, अब हमें एक्चुअल डायरेक्शन पता है कि भाई क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, हाँ डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन और जो साइंटिस्ट ने पहले यूज करके रख ली वो थी पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन अब हुआ क्या कि अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो हम हमेशा क्या करते हैं कि भाई करंट की डायरेक्शन कैसे बतानी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि भाई करंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव ही फ्लो होता है। लेकिन करना क्या है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही करंट की डायरेक्शन लेनी है। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी क्या होता है, इसको समझ लो अच्छे से। बढ़िया से छोटा सा हेडिंग है और इस पर क्वेश्चन ही बनते हैं, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। देखिए करंट डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना है, इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। अगर हम बात करें करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन जो पॉजिटिव चार्ज का मोशन होता है उसी की सेम डायरेक्शन होती है। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन अगर वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट डायरेक्शन ही होगी करंट डेंसिटी की। नाउ आपको समझना है कि जब हम करंट डेंसिटी मेजर करते हैं तो करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे J से, और इसका फॉर्मूला होगा I/A। लेकिन आपको याद रखना है कि भाई एक्चुअल में कई बार हो सकता है कि करंट और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो परपेंडिकुलर ना हो, तो ऐसे केस में हमें सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना चाहिए। ये करंट डेंसिटी में नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि अदरवाइज हम सही से डेंसिटी को मेजर नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पे कि अगर चार्जेस का फ्लो ना इस डायरेक्शन में हो रहा है ऐसे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे, तो हम भाई इस कंपोनेंट को यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसा कंपोनेंट लेंगे जो कि कैसा हो, परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, चलिए जैसे मान के चलो ये मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसी भी पॉइंट पे कंडक्टर में, और ये मेरे पास करंट है, तो भाई यहां पर तो ठीक है J = I/A कर दूंगा। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि भाई जो एरिया है वो कुछ इस तरीके से है और करंट जो है इस तरीके से, तो यहां पर मैं इस एरिया का ये कैसा कंपोनेंट लूंगा, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। तो भाई यहां पर जो है फॉर थीटा एंगल हमेशा अपन याद रखेंगे कि भाई देखो, वैसे ही मैं आपको बताऊं तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर जो I आ जाएगा J वेक्टर इंटू A वेक्टर। अब आप ये देखो, दो वेक्टर का इंटू होने पे तीसरी क्वांटिटी क्या मिल रही है, स्केलर। तो भाई ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो यहां पर आ जाएगा डॉट, और जब भी डॉट हटता है तो cos थीटा आता है कि नहीं आता। चलिए, तो इसलिए हमें यहां पर कौन सा कंपोनेंट लेना है, cos थीटा वाला। फॉर थीटा बिटवीन I वेक्टर, या सॉरी फॉर थीटा बिटवीन J वेक्टर एंड A वेक्टर। आप यहां पे क्या लिखेंगे, आप यहां पर लिख सकते हैं नॉर्मली, आप यहां पर लिख सकते हैं कि भाई
आई इज इक्वल टू या जे वेक्टर इज इक्वल टू आई अपॉन एरिया का कौन सा कॉम्पोनेंट, कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट। ठीक है, चलिए आप इसको डायरेक्ट ध्यान रखें, अदरवाइज जो है इसकी कैलकुलेशन में आप उलझ जाएंगे। ठीक, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहुंचते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, अब हम बात करेंगे करंट जो है एक्चुअल में किस तरीके से फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना, मैं एक बढ़िया सा कंडक्टर बनाता हूँ। ठीक, चलिए ये मैंने एक बना दिया कंडक्टर बढ़िया सा, जो कि बढ़िया नहीं बन पाया, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर एक कंडक्टर बनाऊंगा। ठीक, चलो तो लेट्स से ये मेरे पास एक कंडक्टर हो गया। सोचना आराम से, आराम सोचना। ठीक है, तरीके से अपन सोचेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में यार लिख के बताना कि आप लोग वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मुझे पता पड़ता है कि हाँ भाई कम से कम मेरी वीडियो आप ईमानदारी से देख रहे हो, आप रेगुलरली देख रहे हो। तो कम से कम अगर मैं आपके लिए ही काम करूंगा तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं आपका कमेंट सेक्शन में आपसे कमेंट जरूर चाहता हूं, मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि हाँ सर मजा आ रहा है, मुझे ये पढ़ने में बढ़िया समझ में आया है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है जरूर से मुझे बताइए। चलिए ना, तो अभी हम क्या करेंगे, लेट्स से मेरे पास ये एक कंडक्टर हो गया। अभी होता क्या है कि ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हमने कैसे इलेक्ट्रॉन बताए हैं, एक्चुअल में कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन हर एक एटम के पास मुश्किल से एक या मैक्सिमम दो फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक, चलिए तो एक तो हो गई, क्योंकि मेटल है कंडक्टर तो एक तो हो गई, लेकिन एक से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, क्योंकि कुछ एटम में दो आपने जो है वैलेंसी भी देखी होगी। चलिए देखो जरा, तो ये कंडक्टर है अभी मेरे पास, और इस कंडक्टर में नॉर्मली अगर हम बात करें, चलो मैं इसका एक कॉपी और यहां पे बना लेता हूं। ठीक, इस कंडक्टर में अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, और इनके पास अभी कौन सी एनर्जी है, तो इनके पास अभी काइनेटिक एनर्जी है, बट ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण ही तो है काइनेटिक एनर्जी, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा नहीं पा रहे, तो करंट भी नहीं बन रहा। तो अगर मुझे करंट फ्लो कराना है तो इन इलेक्ट्रॉन को कहीं से कहीं एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर करना पड़ेगा, इन सभी को एक फिक्स डायरेक्शन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, और वो फिक्स डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए मुझे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी पड़ेगी। जरा सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब पे कैसा चार्ज है, इन सब पे नेगेटिव चार्ज है। चलो मैं यहां लिख भी देता हूं कि ये क्या है, ये बेचारे व्हाइट कलर से जो हमने दिखाए हुए हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना, अभी समझो, अभी समझो। तो अगर मैं चाहता हूं कि भाई ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन करें, क्या करें, मोशन करें फिक्स डायरेक्शन में, क्योंकि टेम्परेचर कार्ड तो रैंडम भागते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी पड़ेगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी जरा बताओ, कि भाई ये देखो, अगर मैं चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन इस साइड को भागें, सारे के सारे इस साइड को भागें, तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा कि भाई ये वाले एंड को पॉजिटिव बना दूं, प्लस प्लस बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस, और ये वाले एंड को बना दूं नेगेटिव। तो सर इससे क्या होगा, इससे नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रॉन जो है उस साइड को भागेंगे और पॉजिटिव उनको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जरा सोचो, अगर मैंने सिर्फ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो एक बार ही तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक बार ही तो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक बार गए और जो है पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, फिर इलेक्ट्रॉन की मस्ती मस्ती। ठीक, तो अगर हम चाहते हैं कि भाई करंट लगातार इस तरह से फ्लो होता रहे, तो हमें जो है ऐसा काम करना पड़ेगा कि हमेशा ये वाला एंड पॉजिटिव बना रहे और ये वाला एंड नेगेटिव। तो ऐसा करने के लिए हम बैटरी का यूज करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं। और बैटरी जो है क्या करती है, ये देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा वाला और छोटा वाला बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करा जाता है। आप इस चीज समझते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी को जो है कंडक्टर को, बैटरी का काम क्या होता है, टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, चलो तो बैटरी का काम, बैटरी ठीक मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो बैटरी जो है ये पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव बनाए रखती है। बैटरी मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूजिंग इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए
एक्चुअल में बैटरी पॉजिटिव को पॉजिटिव कैसे बनाती है, तो बैटरी क्या करती है, कंडक्टर के इस एंड से, कंडक्टर के इस एंड से कुछ इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लेगी तो भाई यहां पर एक पॉजिटिव आ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन बैटरी के इस प्लस टर्मिनल के पास जाएगा। ठीक, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां भेज दिया जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन जाके यहां कनेक्ट हो जाएगा। तो बैटरी क्या करती है एक्चुअल में, इसी के इलेक्ट्रॉन को निकाल के सर्कुलेट करती है। एक्चुअल में पहले इसके इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि फिक्स डायरेक्शन में आ जाए, लेकिन बैटरी ने उसको गुरु का काम करके उसको दिशा दिखाई और यहां पर जो है ये बैटरी ने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल ने नेगेटिव से क्या किया, इस वाले एंड से, पहले कुछ नहीं था यहां पे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, वो इलेक्ट्रॉन निकल के इस पॉजिटिव के पास गया। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल ने यहां से इलेक्ट्रॉन भेजा, वो इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचा। तो बोला सर ऐसा है कि फिर बैटरी का ये टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव कैसे रहता है, तो भाई बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल एनर्जी की हेल्प से ये वाला टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव बना रहता है और ये वाला हमेशा नेगेटिव, और इस तरह से बैटरी इनको सर्कुलेट कराती रहती है। तो सर इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर मैं बैटरी को कनेक्ट कर दूंगा तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागेंगे। बोला हाँ सर ये बात तो सही है, लेकिन जरा खुद सोचो, क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन अब रैंडम मोशन छोड़ देंगे और सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में भागने लगेंगे? सोचो जरा, क्या सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन छोड़ देंगे? जो टेम्परेचर के कारण हो रहा था, जो इनके पास थर्मल एनर्जी के कारण हो रहा था, आंसर बताओ। बोला सर टेम्परेचर के कारण जो मोशन हो रहा था, टेम्परेचर के कारण जो अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, वो तो सिर्फ जब ही रुकेगी ना जब टेम्परेचर ही एकदम एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन रुकने का नाम नहीं लेंगे। हाँ, तो और टेम्परेचर को हम कम कर नहीं सकते, बोला जो है हमें टीवी चलाने, बोला ठंडी कर दिया जाए पूरा 273 माइनस में टेम्परेचर, भाई अपन देखने लायक रहेंगे क्या टीवी? फिर देखना सकला का बूम बूम है कि नहीं, जब अपनी बूम बूम हो जाएगी -273 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि इतने ही टेम्परेचर पे जाके इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो रुकता है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? तो अपन को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भाई ये अपना जो डांसिंग कर रहे हैं, इनका DID चल रहा है, वो चलता रहे फ्री इलेक्ट्रॉन का, लेकिन साथ साथ में ये इधर उधर भागते भागते ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी भागने लगे। तो ऐसा करने के लिए आप ये देखेंगे कि हम क्या करते हैं, हम बैटरी लगा दी। अब बैटरी ने क्या किया एक्चुअल में, बैटरी ने कुछ ऐसा किया, एक मिनट थोड़ा सा अपन इसको देखें, चलो। तो बैटरी ने एक्चुअल में क्या कर दिया, समझते हैं। देखो बैटरी ने एक्चुअल में कुछ ऐसा काम कर दिया, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। हाँ सुनो, बैटरी ने कुछ ऐसा काम किया कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन समझना, मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में से हटा दे रहा हूं। ठीक, मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में से हटा दे रहा हूं ताकि अपन को कोई प्रॉब्लम ना हो उस चीज समझने के लिए। ये लो, ठीक, ये मैंने हटा दिया। तो अभी देखो, जैसे मान के चलो कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन ना इस डायरेक्शन में भाग रहा था टेम्परेचर के कारण। अब पहले ये कब भाग रहा था इस साइड, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन अभी बैटरी कनेक्ट हो गई तो क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव ही नेगेटिव है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस पे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। तो देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर बैटरी लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, बैटरी लगाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भागता है। तो भाई देखो, इस इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो इस साइड जा रहा था पहले, वो अब इस साइड पूरी तरीके से नहीं जा पाएगा। इस पे ये यहां जा रहा था ना, तो एक्चुअल में अब इस पे इस साइड फोर्स लगने के कारण क्या हो जाएगा कि ओवरऑल ये इस साइड को हल्का सा मुड़ जाएगा, और जो यहां पर पहुंचने वाला था, ये इसकी जगह ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा। भाई सोचो कि आप भाग रहे हो ऐसे और कोई इंसान आपको ऐसे खींच रहा है, तो आप यहां की बजाय यहीं पे रह जाओगे ना। बात समझे? आप सोचो कि आप भाग रहे हो, आप जाना चाह रहे हो नीचे, अब आप पे एक फोर्स लगे इस साइड को, हवा से मान ले, हवा का तेज बहाव आए, तो आप पहुंचने वाले थे यहां पे, लेकिन पहुंच जाओगे हल्का सा यहां पे।
ऐसा ही होता है कि नहीं होता। तो बस यही चीज समझनी है आपको कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा रहा था, लेकिन अभी क्या होगा ना कि अभी हल्का सा ये पॉजिटिव की साइड जरूर से खिसक जाएगा, और इस खिसकने को ही इंग्लिश में कहा जाता है ड्रिफ्ट हो जाएगा, हल्का से इसको बहाव मिल जाएगा पॉजिटिव की साइड, और इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट होना। भाई देखो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा था, इलेक्ट्रॉन जा रहा था इस साइड, नीचे की साइड, ठीक है, पहले जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां की बजाय कहां पहुंच गया, बोला यहां पहुंच गया, ठीक। तो ये क्या हो गई, ये इसने क्या कर दी, ये इसने क्या कर दिया, ये इसने ड्रिफ्ट कर दिया, क्या कर दिया, ड्रिफ्ट कर दिया, ड्रिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। अभी समझो ये इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा होगा, मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा इस डायरेक्शन में, पहले जा रहा होगा इस डायरेक्शन में, लेकिन अभी क्या होगा, अभी इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, हल्का सा इस साइड जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि भाई हर इलेक्ट्रॉन जब एक ही टाइम पर इस साइड को खिसकेंगे तो एक बड़ा करंट बन जाएगा ना। भाई एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होगा तो छोटा सा चार्ज फ्लो हुआ, लेकिन अगर एक टाइम पे 1,00,000 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो होंगे तो भाई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते कि नहीं होते फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में। हाँ, कॉपर की अगर हम बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तो 1 मीटर क्यूब में 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब इन कॉपर। तो भाई बहुत हट्टा कट्टा करंट फ्लो होता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या कर गए, ये यहां से यहां ये ड्रिफ्ट कर गए, ठीक है ना। चलिए, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू की, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर है इज ऑफ ऑर्डर मेटल के अंदर ये कितना है, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10⁻⁻5 मीटर सेकेंड, बहुत छोटी वैल्यू। तो क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बोला सर अगर 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, इतना छोटा सा, इतनी कम वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन अगर आगे बढ़ रहा है तो इतना ज्यादा शॉक, इतना करंट क्यों लगता है हमें। तो सर ऐसा है कि एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है इसके अंदर, तो जब करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन जब एक साथ ड्रिफ्ट करते हैं तो बहुत छोटी सी वेलोसिटी के कारण ही जो होता है ये इलेक्ट्रॉन, छोटी सी वेलोसिटी के कारण ही जो है ये एक बड़ा करंट, ये मेजर करंट बना देता है। सवाल हमारा फिर से वही है, तो क्या सर ऐसा करने से रैंडम मोशन रुक जाता है? नहीं, रैंडम मोशन तो नहीं रुकता, लेकिन कोई भी, जैसे मान के चलो ये मेरे हाथ पहले ऐसे 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 कहीं भी जा रहे थे, ठीक, लेकिन अभी मैंने रैंडम मोशन तो नहीं रुका। अब ये क्या होगा ना, ऐसे ऐसे भी करते चले जाएंगे और आगे ही बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे भी करते चले जाएंगे और आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर बैटरी अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेकिन इससे रैंडम मोशन नहीं रुकता। अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उन चीजों पर हमें ध्यान देना है। जैसे कि हमें समझना है कि भाई इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टर्म होता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। अब इस पर जो क्वेश्चन वगैरह भी पूछे जाते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, वो कैसे आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, मतलब एग्जाम वगैरह में पूछे जाएंगे, उस चीज को अपन यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक। चलिए, और कॉम्पिटिटिव में किस तरह से पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो भी समझ लेंगे। चलिए, तो देखो जरा रिलैक्सेशन टाइम एक्चुअल में क्या होता है। देखो, मैंने आपसे कहा कि भाई सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जैसे ये हो गया, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटा दूं या फिर चलो बना रहे देता हूँ ना। मेरे पास ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। बोला सर है, बिल्कुल सही बात, समझना चीजों को, समझना, ठीक। ये बताओ, अगर मेरे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से, ये मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ इस तरीके से, कम बना दूं, तो आप ये देखेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब हैं तो फिर आगे भी बढ़ेंगे, और अगर आगे भी बढ़ेंगे तो टकराएंगे भी। बोला सर हाँ सर टकराएंगे। अब टकराएंगे तो भाई एक से टकराने के बाद फिर दूसरे से भी टकराएंगे। हाँ टकराएंगे, तो ये तो थक जाएंगे। बोला सर हाँ थक जाएंगे। हाँ तो भाई रिलैक्स तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ सर बिल्कुल रिलैक्स करना पड़ेगा। तो जरा सोचिए कि भाई रिलैक्सेशन टाइम क्या हो सकता है। तो रिलैक्स करने के टाइम को ही रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो अभी सुनो, एक्चुअल में क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा और ये इलेक्ट्रॉन आकर के इससे टकराया, ठीक। तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन की आंखें नहीं होती, लेकिन
आंखें नहीं होती तभी तो क्या होता है, तभी तो आके एक दूसरे टकराता रहता है, समझे। नाउ अभी क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आगे से टकराया, फिर यही इलेक्ट्रॉन जाकर के हो सकता है इससे टकराए, फिर यही इलेक्ट्रॉन जाकर के हो सकता है इससे टकराए। तो इलेक्ट्रॉन टकराता रहेगा, टकराएगा तो हम बोलेंगे भाई कोलिजन हो रहा है, कोलाइड कर रहा है। तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है इसी को, इस देखो एक कोलिजन हुआ फिर दूसरा कोलिजन, दूसरा हुआ फिर तीसरा कोलिजन। तो जब ये दो कोलिजन के बीच में का जो टाइम है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री माइंड में है, इसको दर्द नहीं हो रहा है, ठीक, इतने मर्द नहीं बनाए वो, लेकिन इसको दर्द नहीं हो रहा है। तो भाई ये जो दो कोलिजन के बीच का टाइम है, इसमें इलेक्ट्रॉन आराम से ट्रैवल करता है बिना धक्का मुक्की के, इस टाइम को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। तो भाई सेकंड और थर्ड कोलिजन के बीच का जो टाइम है इसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। थर्ड और फोर्थ कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा इसको भी हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। तो भाई रिलैक्सेशन टाइम तो देखो जरा क्या है, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टू सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन का मतलब पहला और दूसरा कोलिजन के बीच का टाइम, दूसरा और तीसरे कोलिजन के बीच का टाइम। तो द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अगर आपको शायद दिखाई ना दे पा रहा हो तो मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा। देखो जरा ये आप इसको देखना, मैं यहां पर जूम करता हूं, दिख रहा है कुछ यहां पर। अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि यहाँ पर एक मक्खी बैठी हुई है और इसको 2 घंटे हो गए हैं इसको काफ़ी टाइम हो गया। ये मतलब जब से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पे तब से बैठी हुई है। 1 मिनट ज़रा, ये तो अपना पूरा वही दिखा दिया इसने, है कि नहीं। तो तब से बैठी हुई है और आराम से मस्ती का माहौल है, इसको भी ठंडक मिल रही है। तो कभी कभी होता है कि अब मुझे लग रहा है कि क्या मक्खियों की जो कमेंट में लिख के बताना क्या मक्खियाँ सोती हैं। हाँ मुझे हो सकता है भाई आराम कर रही हो, उसको कितना भी चिल्लाओ उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, या हो सकता है भाई कंसंट्रेशन से फिजिक्स पढ़ रही हो। तो आपकी अगर जानकारी में ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या मक्खियाँ सोती हैं और क्या पढ़ाते में भी सो सकते हैं, ये भी मुझे कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। चलिए तो अभी हम आगे बढ़ेंगे जरा। तो रिलैक्सेशन टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ तक 2 लिखना था ना मुझे, इसलिए ध्यान आ गया इसका। तो रिलैक्सेशन टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। ये टॉर्क वाला ही इसका सिंबल है, लेकिन इसको हम टॉर्क नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम मतलब टाउ, ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम को क्या होगा, बढ़ जाएगा कम होगा, बताओ जरा। रिलैक्सेशन टाइम बताओ, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये जल्दी टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, तो एनर्जी बढ़ जाएगी तो जल्दी कोलाइड करेंगे, और अब जितनी जल्दी ये कोलाइड करेंगे उतना ही कम टाइम इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स करने के लिए मिल पाएगा ना। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा कम। चलिए नाउ अच्छा एक और चीज, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या होगा, सोचो। इलेक्ट्रॉन उस साइड जाएंगे तो कैसे जा पाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी। तो आंसर हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सोचो बताओ बढ़ेगी कम होगी। भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे ज्यादा कोलाइड करेंगे, तो कोई भी चीज है भाई जितना ज्यादा हलचल होगा इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स डायरेक्शन में ले जाने में उतनी ही प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो याद रखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। बात क्लियर है। चलिए भाई, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए तो अभी हम करेंगे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट इंटेंसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट ही बोलते हैं। बेसिकली हमें ना I और VD के बीच में रिलेशन करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम VD से रिप्रेजेंट करते हैं, V ऊपर और D इसकी सबस्क्रिप्ट मतलब चरणों में पड़ा हुआ है, ठीक ना। तो ये जो डेरिवेशन है ना, ये आपके हर स्टेट बोर्ड के लिए, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हो, MP से, UP से, गुजरात बोर्ड से या फिर CBSE से, हर बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप इसको अच्छे समझेंगे तो हमें रिलेशन करना है पता, करंट इंटेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम VD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअल में हमने माना कि लेट्स से हमारे पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में आप ये देखें कि हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दी। बैटरी लगाएंगे तभी करंट फ्लो होगा। चलिए
तो यहां पर आप ये देखेंगे, लेट्स से अगर इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव एंड की साइड जाएंगे। ये वाला एंड कैसा है? प्लस, क्योंकि बैटरी से प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड, और ये वाला एंड माइनस। तो आप ये समझेंगे भाई ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हमने पढ़ा हुआ है। और करंट की डायरेक्शन कहां कंसीडर करनी है आपको? इस डायरेक्शन में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू ईच अदर। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं नाउ। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ है L, और इसको जो भी इलेक्ट्रॉन जो है एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है उसको टाइम लगता है T। तो ये सभी पॉइंट मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं कि लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है। अब आप ये देखें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो भाई देखो, या सबसे पहले मैं मानूं कि लेट फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मैं यहां पे लिखूंगा लेट फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि देखो मेन चीज क्या है कि मेन चीज करंट कौन बना रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लिख लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज स्मॉल n। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है कि एक यूनिट वॉल्यूम में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे? तो पूरे वॉल्यूम का n2 कर देंगे। चलिए, तो अभी हम यहां पे क्या करते हैं कि सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। तो सबसे पहले मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल N से। ये हो जाएगा मेरे पास स्मॉल n क्या है? एक यूनिट वॉल्यूम में, और पूरा वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो कैपिटल N के प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूं? कैपिटल N के प्लेस पर मैं रख सकता हूं NaL, और इसको मैंने यहां पर क्लोज कर दिया। चलिए, अब आप ये समझो कि भाई करंट का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इंपॉर्टेंट है काफी। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू कैपिटल Q/T होता है। चलिए, तो मैं इसको लिखूंगा I इज इक्वल टू कैपिटल Q/ टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम हो गया। चार्ज कितना हो गया? टोटल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अपॉन में T। कैपिटल N की जगह क्या लिख सकते हैं? Na इंटू L अपॉन में T लिख सकते हैं। अब आप ये देखो कहीं कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा, देख लेते हैं जरा। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि भाई ठीक है, हाँ देखो, तो मैं लिख सकता हूं ना कि स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप ये देखेंगे भाई स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। चलिए, तो स्पीड क्या है? बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड से जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जा रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ओनली नाउ। स्पीड क्या है? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है L, किसी भी इलेक्ट्रॉन को L डिस्टेंस को पास करना है। टाइम का लग रहा है T। तो आप ये देखेंगे कि भाई यहां पर आप ये समझेंगे कि मैं क्या लिख सकता हूं कि L अपॉन T के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं VD लिख सकता हूं। चलिए नाउ, तो यहां पर कैपिटल N के प्लेस पे तो मैं लिख दिया NaL, और यहां पे लिख दिया मैंने E। नाउ अब आप ये समझो कि यहां पर ना, मैं यहां पर ये जो L अपॉन T है इसकी जगह पे यहां से क्या BD लिख सकता हूं? देखो जरा, बिल्कुल लिख सकते हो। I इज इक्वल टू ये N, इसके बाद E, इसके बाद A, और L अपॉन T की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? VD। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि 3 स्टेप में पूरा हो जाता है, लेकिन 1 नंबर में, 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है I इज इक्वल टू NeA/BD। इसके बिना करंट इलेक्ट्रिसिटी में काम नहीं चलता। अभी हमें इस क्वेश्चन से सिर्फ ये पता पड़ पाया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का क्या रिलेशन है, लेकिन हमें यह पता नहीं पड़ा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है। समझे? तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में और कुछ लिखना चाहूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं I अपॉन NeA, और ये I अपॉन NeA, देखो J I अपॉन A को क्या लिख सकता हूं? I अपॉन A को लिख सकता हूं कैपिटल
जे अपॉन एन ई। तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जे इज इक्वल टू होता है एन ई बी डी। बहुत सही। तो आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है ध्यान रख सकते हैं, आप इसको नोट कर लो, बट बस डायरेक्ट में यहीं तक छोड़ूंगा। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम ये प्रूव करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है। एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तक तो हमने रिलेशन पढ़ा। तो आप यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेडिंग बनाएंगे और यहां लिखेंगे डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। आपको समझना है कि यदि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। चलिए, अभी देखो यहां पे, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं एक कंडक्टर ड्रॉ करूंगा और यहां पर हम समझेंगे कि भाई एक कंडक्टर के अंदर होते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, चलिए, तो मैंने ये फिर से एक कंडक्टर ड्रॉ किया और इस कंडक्टर के अंदर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बना लेता हूं। तो लेट्स से ये मेरे पास कंडक्टर है और इसमें मैंने बनाए फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। तो आप ये देखेंगे कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगता है कि लगता है। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे। तो आप ये समझो कि भाई फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। हम कर क्या रहे हैं, हम यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाल रहे हैं कि एक्चुअल में वीडी को हम क्या लिखेंगे। तो आप समझो कि भाई देखो, ये जो फोर्स लग रहा है आपस में जब ये कोलाइड करेंगे तो फोर्स लगेगा इस पे मास इनटू एक्सेलरेशन लगेगा। अभी समझो ये जो फोर्स है ये एक्चुअल में क्यों लग पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा। भाई ये बैटरी से कनेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए तो बैटरी के कारण इस पर इन इलेक्ट्रॉन पे लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यहां पे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी इलेक्ट्रॉन फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू ई। और हम Q को क्या लिखते हैं, हम Q को चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज माइनस ई इंटू ई, और जिसके कारण इसके मास में एक्सेलरेशन हुई दैट इज m इंटू ए। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन निकालता हूं इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा, टकराएगा, तो भाई इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता हूं इसकी तो ये हो जाएगी माइनस ई इंटू कैपिटल ई, ये वेक्टर है, अपॉन में m। तो ये हो गई एक्सेलरेशन। ये एक इलेक्ट्रॉन की, एक फ्री इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन हो गई। अब आपको ये समझना है कि जब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करता हूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में एक एवरेज वेलोसिटी है। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी। तो मैं यहां पे लिखूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो आपके साथ में डेफिनेशन लिख रहा हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच free electrons drift towards the positive end of conductor, positive end of conductor। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की साइड ड्रिफ्ट करते हैं, मतलब खिसकते हैं। एक्चुअल में कंडक्टर के पास हजारों लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम सभी कंडक्टर से ऑन एन एवरेज वैल्यू लेते हैं जो कि 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड आती है। ठीक है ना। तो अगर मुझे अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सभी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो जैसे v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन की जो पहले इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी हो गई, दूसरे की वेलोसिटी, तीसरे की वेलोसिटी, और इसी तरीके से ये यहाँ पर मुझे
n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात करूंगा और एवरेज निकाल रहा हूं, तो यहां पर मैंने n का डिवाइड लगा दिया। बोला सर एवरेज क्यों निकालना है? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी सभी इलेक्ट्रॉन्स की एक तरह से एवरेज वेलोसिटी ही है। चलिए, तो अभी क्या है ना, ये v1, v2, v3, v4, अब मुझे ये वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो अब मैं ये देखूंगा कि ये वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है। तो समझो कि यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम, क्योंकि देखो इस पे फोर्स लग रहा है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वगैरह हो रही है, तो हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, तो आप समझो कि भाई v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है ना। t क्या है? टाइम। टाइम, जितने टाइम के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है। आप जरा सोचो, कोई भी इलेक्ट्रॉन कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट करता है? जरा सोचो, जरा सोचो। एक्सेलरेट मतलब कितने टाइम के लिए इसकी वेलोसिटी बदलती है। तो सोचो कि जितने टाइम तक ये कोलाइड कर रहा होगा, जब ये कोलाइड करे तब तो उसकी वेलोसिटी जो है कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे ही ये कोलिजन के बीच का जो समय है, रिलैक्सेशन टाइम, उतने टाइम में फ्री होकर ये दौड़ता है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो आप भी समझेंगे एक्सेलरेशन में जो टाइम लगा, जितने टाइम के लिए एक्सेलरेट किया, उसको हम क्या लिखेंगे? तो उसको हम लिखेंगे टाउ। क्या लिखेंगे? टाउ। तो हियर v1 इज इक्वल टू, पहले इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है ये हो गई u1 प्लस a1, पहले इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन इनटू टाउ। अब आप ये समझो कि टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, तो कोई वेक्टर साइन नहीं, एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो मैंने यहां वेक्टर लगाया, u1 भी वेक्टर है और v1 भी वेक्टर है। आप यहां पर समझो कि जो u1 है, हियर u कॉमा u1, या मैं ऐसे लिख दूं u1 कॉमा u2 कॉमा u3, ये क्या है? यह थर्मल वेलोसिटी। क्या है? थर्मल वेलोसिटी। वैसे हम इसको क्या बोलते हैं? u क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। आप समझो कि एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में हुआ ये है कि भाई जो u1, u2, u3, सबसे पहले जब भी कोई कंडक्टर नॉर्मल रखा होता है तो उसके पास इनिशियली उसके इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी वेलोसिटी होती है? टेम्परेचर के कारण थर्मल वेलोसिटी होती है, तो हमने इसको लिखा u1, u2। ठीक, अभी आप मुझे खुद से बताओ कि टेम्परेचर के कारण क्या कोई करंट बनता है? नहीं, क्योंकि वो जो वेलोसिटी होती है ना, u1 किसी और डायरेक्शन में होगी, u2 किसी और डायरेक्शन में होगी, u3 किसी और डायरेक्शन में, तो ऑन एन एवरेज थर्मल वेलोसिटी के कारण कोई भी करंट नहीं बनता है। तो थर्मल वेलोसिटी का जो करंट में कंट्रीब्यूशन होता है ये जीरो हो जाता है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी ड्यू टू इट्स रैंडम डायरेक्शन बिकम्स जीरो। आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, तो देखो जरा, अच्छा एक्सेलरेशन में सर a1 a2 लिखना है क्या? नहीं, एक्सेलरेशन देखो किस पे डिपेंड कर रही है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो सभी के लिए सेम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सभी के लिए सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूरे कंडक्टर में कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करेगी, ये डिपेंड करेगी सिर्फ, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन कैसी होगी? सेम ना हो। अभी देखो v2 सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो जाएगी un प्लस a टाउ 2। चलिए, इनमें से वेक्टर कौन है? एक्सेलरेशन वेक्टर है ना। इसी तरीके से अगर हम लिखेंगे तो vn को हम लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास un, सॉरी ये सेकंड वाला है ना, चलो तो मैं इसको लिख दूंगा, u2 और इसको लिख दूंगा un। चलिए, प्लस a टाउ n, ये वेक्टर और ये वेक्टर ना। अब आप ये समझो कि यहां पर मुझे क्या निकालना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? एक्चुअल में सम है v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस vn वेक्टर अपॉन में n। तो अभी मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने जो ये सारी वैल्यूज कलेक्ट करी हैं मैं इसको पुट कर दूंगा। तो v1 की जगह u1, देखो जरा, u1 वेक्टर प्लस यहां पर a टाउ 1 वेक्टर, टाउ 1, ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। चलिए, प्लस नाउ सेकंड वाला ऐड है, तो प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है। यहां पे देखो u2 प्लस a टाउ 2। रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है जल्दी टकरा सकते हैं, कुछ बाद में, तो रिलैक्सेशन टाइम जो है सबका वेरी कर सकता है। चलिए, तो यहां पर ये हो गया। इसी तरीके से यहां पर हम देखेंगे तो un प्लस a टाउ n, और अपॉन में क्या है? अपॉन में है n। नाउ अब आप ये समझो कि यहां पर हमें क्या करना है? क्या हम इसको थोड़ा बहुत सेटलमेंट कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, आप ये देखेंगे, ये जो सारे के सारे u1, u2, u3 वगैरह मैं इनको सेपरेट कर लेता हूं।
तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस un वेक्टर, आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से un वेक्टर। अपॉन में क्या है, अपॉन में है n, प्लस लगाया मैंने, पॉजिटिव है सारे के सारे वैल्यूज, तो एक साइड लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सब के साथ τ1 के साथ a, τ2 के साथ a, τ3 के साथ a, τn के साथ a। चलिए तो मैं यहां पर a वेक्टर को मैंने कॉमन ले लिया और यहां पर τ1 प्लस τ2 प्लस τ3, या फिर मैं इसको ऐसे τn लिख के अपॉन में मैंने लगा दिया n। चलिए अब आप ये समझो कि भाई ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है एवरेज थर्मल वेलोसिटी। क्या है ये, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इक्वल टू 0। भाई एवरेज थर्मल वेलोसिटी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में आ जाती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन एवरेज थर्मल वेलोसिटी टेम्परेचर कारण जो वेलोसिटी वो हर एक रैंडम डायरेक्शन में होती है, तो वो 0 है। अच्छा अब क्या है कि भाई हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। अब रिलैक्सेशन टाइम हम सबका एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मान सकते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको हमने क्या मान लिया, टाउ, इसको हमने मान लिया टाउ। ये जो वैल्यू ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो आप इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं क्या, देखो जरा, ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0 प्लस ये हो गया a वेक्टर और ये हो गया टाउ। तो vd वेक्टर इज इक्वल टू, ये a की वैल्यू है माइनस ई अपॉन m, ये वेक्टर लगा है और टाउ की जगह पे टाउ। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक व्हील जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट, तो माइनस साइन यहां बता रहा है। जबकि अगर विदाउट वेक्टर साइन लिखें तो आप यहां पर लिख भी सकते हो भाई ई टाउ अपॉन एम। अगर ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, वेक्टर हटा दो, नेगेटिव साइन हटा दो और लिख दो ई टाउ अपॉन एम। अगर अपन यहां पर कैलकुलेशन करें तो आप समझेंगे कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो एवरेज वैल्यू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड, 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड इस तरीके से वेरी करती है। तो ये वैल्यू को आप याद रखेंगे। इसमें हम एक और चीज कर सकते हैं कि भाई ई के प्लेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेस पर हम v अपॉन एल भी, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना, जैसे कई बार नहीं पता होता इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तो हमें यहाँ पर v की वैल्यू पता हो सकती है, इस कंडक्टर की लेंथ पता हो सकती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ई को, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम v अपॉन एल के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, और लगा के यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला बन जाता है E इंटू कैपिटल V अपॉन L, और ये m लिखा हुआ है इंटू टाउ। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया जिसका हम यूज करते हैं ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद ना कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन और एक आध दो बड़े क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के हैं उनको हम इसमें कवर करते हैं और आपको जो है यहाँ से फ्री कर देंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, छोटा सा, एक आध बार सीबीएसई में पूछा भी गया है। देखिए जरा, इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है, ये 1 नंबर या 2 नंबर के लायक क्वेश्चन है कि ये आपके पास करंट है और ये आपके पास टाइम है। तो आपको ना इस टाइम से क्या निकालना है, चलो मैं आपको बता दूं। ग्राफ शोज प्लॉट करंट आई थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया वायर इन टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। आपको इससे चार्ज निकालना है, ठीक। जैसे अगर आपको ये दिखाई ना पड़ रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि भाई देखो ये क्या पूछा जा रहा है इसमें, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। यहां पर चार्ज के बारे में पूछा जा रहा है, इस ग्राफ से आपको चार्ज निकालना है। कैसे निकालेंगे तो जरा हमेशा याद रखो, कभी भी किसी भी ग्राफ में हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि अगर आप दो एक्सिस का डिवाइड करते हैं तो आपको स्लोप मिलता है। जैसे y एक्सिस और y अपॉन एक्स करोगे तो स्लोप मिलेगा, ठीक। जबकि अगर आप यहां पर दो एक्सिस का मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हमें जो है ना, तो वहां पर एरिया अंडर कर्व मिलता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि एरिया अंडर कर्व ऑफ करंट टाइम ग्राफ गिव्स चार्ज। भाई आपको पता करना है कि एरिया अंडर कर्व क्या बता सकता है, क्या बता सकता है। तो भाई कैसे पता पड़ेगा, हमेशा इनटू कर लो। तो अगर आप यहां पर देखेंगे कि चार्ज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करें, ये करंट का और टाइम का इनटू कर लोगे तो अपने आप मिल जाएगा।
समझे। तो अगर आप क्या करें कि आपको पता करना है कि किसी भी एक्सिस में एरिया अंडर कर्व क्या बताता है, तो आप दोनों एक्सिस का मल्टीप्लाई कर लो, पता पड़ जाएगा चार्ज बताता है। तो यहां पर अगर मुझे चार्ज को कैलकुलेट करना है तो सिंपल इन दोनों एक्सिस का इनटू नहीं करूंगा, इनटू करने से तो मुझे पता पड़ता है कि कौन सी क्वांटिटी मिलने वाली है। तो यहां पर करूंगा इस कर्व के लिए एरिया अंडर कर्व मतलब एरिया फाइंड आउट कर लूंगा, तो एरिया, ठीक है। तो आप ये देखें 10 सेकंड के लिए, हाँ 10 सेकंड, तो यहां से आप चेक करेंगे तो इतना आपको देख लेना है। तो आप यहां पर निकालेंगे 0 to 10, 0 to 10 सेकंड, देखो जरा ना। तो ये क्या है, ट्राइंगल है, ये तो ट्राइंगल है ना, तो यहां पर हो जाएगा 1/2, बेस कितना है, ये पहले 5 सेकंड के लिए बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट। चलिए इसके बाद ये देखो ये क्या है, ये बन गया अपने पास एक स्क्वायर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हाइट भी, तो ये हो जाएगा आपके पास 25। तो आप इसको सिंबल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12.5 और ये हो जाएगा आपके पास 25, तो ये हो जाएगा 37.5। और ये वैल्यू किस में आएगी, ये वैल्यू आएगी कूलाम में। तो यहाँ पर जो एरिया अंडर कर्व आ रहा है दैट इज आपका 37.5 मीटर स्क्वायर, और हम इसको अगर हम चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे तो चार्ज के फॉर्म में हो जाएगा 37.5 कूलाम। क्लियर है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आपको समझने वाला क्वेश्चन है, ये आपको इसमें दिमाग लगाना है, आप इसको समझ जाओगे ना तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बढ़िया सा देखेंगे, लेकिन इससे पहले छोटे छोटे कभी कभी एक नंबर में जो क्वेश्चन आ जाते हैं उनको समझा देते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ कि एक हाइड्रोजन एटम है और इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है, ठीक, रिवॉल्यूशन करता है ना पर सेकेंड अराउंड द न्यूक्लियस, डिटरमाइन द एवरेज करंट एट एनी पॉइंट ऑन द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ऐसा कुछ सीन बन रहा है कि ये यहाँ पर इसकी न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर रेडियस दी हुई है, रेडियस दी है नहीं दी ना, तो यहाँ पर क्या दिया है ना कि इतने चक्कर लगा लेता है पर सेकंड में। तो ये एक्चुअल में क्या है, फ्रीक्वेंसी, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड या इन 1 सेकंड इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10⁻16 रिवॉल्यूशन, ठीक ना। तो एक्चुअल में ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये एक्चुअल में क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि भाई 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे कर लेते हो, तो फ्रीक्वेंसी है ये 0.6 इंटू 10⁻16 है। चलिए तो मैं इसको ये भी समझ सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी है तो यही वैल्यू किसकी होगी, फ्रीक्वेंसी है तो ये वैल्यू 1/टाइम की होगी, ठीक। ये वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब 1/टाइम, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन पूरे कर लेते कोई भी चीज ना हो। अभी आपको समझना है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिटरमाइन द एवरेज करंट। तो करंट का फॉर्मूला होता है, यहां पर करंट का फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। अब आप समझो कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है उस इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है। चलिए आप समझो, करंट ही तो निकालना है, सिंपल। तो करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम अपॉन टाइम कितना लग रहा है भाई 1/t। ये क्या है 1/t, ये देखो, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/t, ठीक। तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है 1/t की। तो 1/t की वैल्यू है, ऐसे लिखा हुआ है 1/t की वैल्यू पलट जाएगी तो ऊपर चली जाएगी 0.6 इन 10 ये प्लस का 16। तो यहां पर आप इसको समझेंगे, खुद से थोड़ी सी कैलकुलेशन करना, 16 से 96 तो 0.96 इंटू, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर 10⁻⁻19 की जगह -3 कूलाम, ये चलिए -3 आ जाएगा, और करंट है तो एम्पियर, और हम इसको लिख सकते हैं भाई, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो चलो ठीक है, तो 0.96 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर ये आपका जो है हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए नाउ अभी आगे बढ़ जाएंगे इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपसे कराना चाहूँगा। याद रखना कि करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो चाहे प्रोटॉन का फ्लो चाहे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, दोनों के ही करंट के कारण जो करंट है वो ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो कुछ इस तरह से कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं दैट इज इतना, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब होता है, तो फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, करंट की बात कर रहा है ना, करंट की बात कर रहा है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब, और पर सेकंड कह रहा है, पर सेकंड, तो टाइम भी यहाँ पर दे दिया, तो आप यहाँ पर लिखेंगे I इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय टोटल टाइम T। Q की जगह पे आप लिखेंगे N इंटू E, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और टोटल नंबर ऑफ कितने चार्ज हैं, तो आप यहाँ पे कैपिटल N इंटू E लिखेंगे अपॉन में T। अब टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने नंबर प्रोटॉन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, और दोनों के ऊपर चार्ज सेम होता है, तो आप यहाँ पर ये वैल्यूज रखेंगे। कमेंट सेक्शन में मैं आपसे चाहता हूं कि आप, क्योंकि हमने इतना सब कुछ पढ़ा है, ये सब कुछ मैंने ही लिखा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से इसका आंसर बताएंगे, और ये वैल्यू के बाद कमेंट आप जो है आंसर तो कम से कम ये आपको बताना ही पड़ेगा। देखो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं आंसर निकाल दूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट पर लिख के बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि भाई आप कम से कम यहाँ तक इस वीडियो को देख पाए। इतना तो काम कर ही सकते हो भाई, 1 सेकंड का ये टाइम मांगा है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻, ये -19 कूलाम है। आप करोगे या नहीं करोगे, ये बहुत आसान है, इसको सॉल्व करके देखो भाई कितना आ जाएगा। चलो मैं ही कर देता हूँ, ये देखो ये हो जाएगा आपके पास 3.7 × 10⁻, ये 18 अपॉन में 1 है, इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 सॉल्व कर लेना, तो ये आपका 3.7 इंटू 1.6 इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻⁻1, और ये आपका करंट जो है 3.7 1.6 का इंटू करोगे तो ये आपके एम्पियर में आंसर आ गया। बताइए हो जाएगा। चलिए अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप समझो आराम से। यहाँ पर ना थोड़ा सा चीज़ों को आसान बना के यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ था फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉपर, तो वो कभी भी कहा जाए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो वो स्मॉल n की वैल्यू होती है। हमने इसको चेंज करके कर दिया कि कॉपर की डेंसिटी जो है मास के टर्म्स में इतनी है, तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे कि इतने जो है कॉपर में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। चलिए तो या पर ग्राम में, ठीक। चलिए तो वहां से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करें कि यहाँ पर इस क्वेश्चन समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, और अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे निकालना है एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहा है। कॉपर के एक वायर में कॉपर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उन्होंने इतना दिया हुआ है, और करंट इसमें इतना फ्लो हो रहा है। अज्यूम द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज, डेंसिटी कॉपर की डेंसिटी की बात कर रहा है वो तो 9×3 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में इतने 9000 kg कॉपर आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्व हेडिंग बना के लिखें तो गिवन में हमें दिया जा रहा है, गिवन में दिया जा रहा है हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि है 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, और इसके साथ साथ करंट है हमारे पास 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। देन यहाँ पर हमें दिया हुआ है कॉपर के बारे में कुछ, तो कॉपर के बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि भाई जो कॉपर है ये कितना है, ये है आपके पास 9 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये होगा कि 1 मीटर क्यूब में इतना है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर तो कॉपर की डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कॉपर डेंसिटी मतलब नाउ कॉपर डेंसिटी इज इक्वल टू इतना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 9 × 10⁻1000 का इंटू हो जाएगा तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें मैं ग्राम में दी होंगी ना, तो ये 10⁻6 में इसको लिख सकता हूँ। कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। चलिए तो मैंने यहाँ पर इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो अपॉन में लिख दिया मीटर क्यूब, मतलब कॉपर की डेंसिटी जो है ये 9×6 ग्राम पर मीटर क्यूब है। नाउ अभी हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे, और अब हमें ये समझना है कि भाई 1 मीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ मतलब इतने ग्राम कॉपर है। अब मुझे निकालना क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, यहाँ पर I गिवन है, A गिवन है, तो I इज इक्वल टू NEAVD लगाऊंगा। तो यहाँ पर आप ये देखो I इज इक्वल टू NEAVD अगर मुझे लगाना है तो भाई मुझे ना N की वैल्यू पता पड़ जाए तभी तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये फाइंड आउट करूंगा।
तो n क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मुझे पता करना है। तो अभी पता कर लेते हैं, देखो जरा। सबसे पहले यहां पर कॉपर की क्या कैलकुलेशन दी जा रही है, इसको समझ लेते हैं। कॉपर के बारे में पहले मुझे पता करना है कि 1 मीटर क्यूब में इतने क्या है, इतने जो है ग्राम कॉपर है। अब आप ये समझो कि इतने ग्राम कॉपर में कितने एटम होते हैं, तो एक एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन हम कंसीडर कर लेंगे। तो जैसे 1000 एटम आ गए 1 मीटर क्यूब में, या 1 मीटर क्यूब में इतने ग्राम, और इतने ग्राम में आ गए, मान के चलो कि भाई 1 करोड़ एटम, तो 1 करोड़ ही फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लेंगे, तो वो 1 करोड़ दैट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन। ठीक नाउ, तो अभी हम मानते हैं कि 9 × 10⁻³ में कितने होंगे, तो समझ लेते हैं एक बार। तो पहले देखो कॉपर का एटॉमिक मास कितना है, 63.5 यूनिट, मतलब 63.5 ग्राम, जो कि ये कहता है कि इसमें एवोगैड्रो नंबर होगा 6.023 × 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर क्या कहता है कि भाई जितना एटॉमिक मास उतना ही जो है उसमें एटम होंगे। तो 63.5 ग्राम में इतने एटम होते हैं, ये हमसे ऑलरेडी साइंस कहती है। नाउ अब आपको ये समझना है कि भाई 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, तो 6.023 × 10⁻23। ठीक, चलिए, और यहां पर देखो अपॉन में हो जाएगा 65 का डिवाइड। तो अगर आप इसको देखो 1 ग्राम इज इक्वल टू, तो 1 ग्राम में कितने जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हो सकते हैं, 65 का डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स 0.9 चला जाएगा। तो मैं इसको अप्रॉक्स 0.092 ऐसा कुछ लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने इसको इससे पहले सॉल्व करके देखा हुआ था। मैं इसको एक बार और सॉल्व करके देख लेता हूं। तो यहां पर अगर मैं डिवाइड करता हूं 6.023 का किससे, 65 से, तो मुझे मिल रहा है 0.092। ठीक है, चलिए, तो देखो जरा, तो इनटू में क्या है, 10⁻23, इनटू में 10⁻23 है। नाउ अभी आप ये समझो कि भाई 1 ग्राम में कितने एटम हो गए, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई 0.092, तो मैं इसको लिख दूं भाई, चलो ठीक है, इतने एटम हो गए, मैं इसका इनटू कर दूंगा तो 1 ग्राम, चलो ठीक है, इतने एटम हो गए, इतने नंबर ऑफ एटम 1 ग्राम में। तो भाई इतने ग्राम में कितने एटम हो जाएंगे, तो टोटल एटम देखो, टोटल एटम इन 1 मीटर क्यूब, तो 9 × 10⁻6। चलिए, ये क्या है, कैपिटल एन की वैल्यू। नाउ अभी समझो, अभी इसमें देखो 1 ग्राम में कितने हैं, तो 1 ग्राम में समझो 1 ग्राम में, तो 1 ग्राम में, अच्छा ये सॉरी, टोटल एटम किस में, 1 मीटर क्यूब में, तो 1 मीटर क्यूब में है ना टोटल एटम। तो आप समझो 1 मीटर क्यूब में कितने एटम होते हैं, इसको तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा स्मॉल एन। ठीक है, टोटल एटम इन 1 मीटर क्यूब। ठीक, चलिए, 9/6 और 1 ग्राम में कितने एटम, 0.092 × 10⁻23। ठीक, एटम। चलिए, अब आप इसको समझो कि 9 का इंटू 0.092 से मैं कर देता हूं, तो क्या आएगा, देखते हैं जरा, 0.092 × 9, तो कितना निकल के आ रहा है, 0.828। ठीक, तो 0.828 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्मॉल एन इज इक्वल टू 0.83 इंटू 10⁻, देख लो, ये पावर 6 और ये पावर 23, तो 10⁻20 ये 9 आ गया। ठीक, चलिए, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं यहां पर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई अगर ये मैं, चलो ठीक है, 0.83 10⁻, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 8.3, और ये हो जाएगा 10⁻28। तो ये हो गया 8.3 × 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन, या मैं कहूं एटम पर यूनिट या पर मीटर क्यूब। तो हम ये मान सकते हैं कि n इज इक्वल टू, तो हम ये मान सकते हैं कि भाई n इज इक्वल टू, एक एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो स्मॉल n इज इक्वल टू 8.3 × 10⁻28। एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो भाई 1 मीटर क्यूब में इतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बात समझ में? तो ये मुझे स्मॉल n की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद तो बस सारी चीजें कैलकुलेट कर सकता हूं। I इज इक्वल टू NEA/BD होता है, तो मुझे BD कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा I/NEA। अब इसके बाद VD इज इक्वल टू, I की वैल्यू 1.5 एम्पियर दी हुई है, और यहां पर I की वैल्यू 1.5 दी हुई है। चलिए, स्मॉल n की वैल्यू 8.2 × 10⁻28 आ गई। चलिए,
ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 हो जाएगी, ये भी ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻7 दिया हुआ, ये भी ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो कितनी आ जाएगी, जरा चेक कर लेते हैं। तो 1.5 में पहले मैं डिवाइड करता हूं 1.6 का, तो ये मुझे मिल जाएगा 0.937, थोड़ा सा फास्ट करने के लिए है कि नहीं, अदरवाइज वीडियो का टाइम थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 0.93, तो 0.93 ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें 8.2 का डिवाइड और कर दूं, तो इसमें मैं डिवाइड और कर देता हूं 8.2 का, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.114, ठीक, 0.114। तो ये ऊपर का बच गया, इसका और डिवाइड करें तो 0.114। चलिए अपॉन में क्या है, अपॉन में ये आपके पास 19 और ये 7, तो -26 और ये आपका 10/2। तो ये BD इज इक्वल टू ऊपर जाएगा तो 0.114 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। इसको और बड़ा कर देंगे, चलिए, तो ये आपका 1.14 ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1.14 इंटू 10⁻⁻3, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो ये हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे अगर इसमें n की वैल्यू नहीं दी होगी तो। कहने का मतलब मुझे सबसे पहले पता करना है कि इतने एटॉमिक मास में इतना एटॉमिक मास में 6.023 × इतने एटम होते हैं, एक एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले 1 ग्राम में मैंने एटम निकाल दिए, और 1 ग्राम के बाद मैंने क्या कर दिया, 9/10⁶ में एटम निकाल दिए, और भाई इसकी कैलकुलेशन कर लेना। सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आप ये देखिए, सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम। कॉपर एटम की थर्मल स्पीड कैलकुलेट करनी है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, और ऑर्डिनरी टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम जो है सेकंड हेडिंग बनाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे कि भाई देखो कॉपर एटम की कैलकुलेशन करनी है ना, तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, टेम्परेचर पे कभी भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर है, किसी भी टेम्परेचर पे जो है कैलकुलेशन करते हैं, तो किस तरह से यहाँ पे निकालते हैं, VRMS इज इक्वल टू √3 KB इंटू T। KB ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ये टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर की वैल्यू नॉर्मल, ये यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं, तो मतलब आप इसको केल्विन में लोगे। अपॉन में क्या है, अपॉन में कैपिटल M है। कैपिटल M क्या है, ये है आपका कोई कॉपर एटम की आपको जो है वेलोसिटी निकालनी है या थर्मल स्पीड निकालनी है, तो मास ऑफ कॉपर एटम, कॉपर एटम कैपिटल M। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो भी आपका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूं ताकि आप जो है इस तरह क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएं। एटॉमिक मास जो कितना निकाला अपन ने, 63.5, ये हमें गिवन है, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है, 6.023 × 10⁻23। अब आप ये देखेंगे कैपिटल M इज इक्वल टू, ये देखो कितना पहुंच जाएगा, 10⁻23, ऊपर ये माइनस का हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे 63.5 से डिवाइड करेंगे 6.023 का, तो ये मेरे पास 10.54 कुछ अप्रॉक्स आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 10.54 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम में ये वैल्यू जाएगी। तो कैपिटल M की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ। नाउ इसके बाद क्या है, VRMS इज इक्वल टू करेंगे, तो बस देखो यहाँ पर 3 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, यहाँ से कैंसिल होगा। अच्छा, टेम्परेचर की बात करें तो ये हो जाएगा 27 प्लस 273 केल्विन, 273, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 300 केल्विन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 300, अपॉन में क्या है 10.54 इंटू 10⁻⁻23। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी सी इस तरह से आसान बनेगी कि भाई ये तो आपका बन जाएगा VRMS इज इक्वल टू ये 3 इंटू 1.3 इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा अप्रॉक्स आपका 3 इंटू 3 मतलब 900। तो ये अप्रॉक्स आपका 900, और ये आपका हो गया 1.38, अपॉन में कितना हो जाएगा 10.54, तो 10.54, ठीक है। चलिए बाकी तो कुछ नहीं है। नाउ तो 900 इंटू 1.38, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर 900 इंटू 1.38, तो ये कितना बचेगा, ठीक है, 1242। और इसमें देखो ज़रा देख लो यहाँ पे डिवाइड कितने करना है, 10.54 का, तो यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूँ
10.54 का, तो ये बच रहा है 117.83। ठीक है, चलिए तो ये आपका बच रहा है VRMS इज इक्वल टू 117.83, और 117.83 का अगर हम यहाँ पर जो है रूट निकालेंगे तो करीब कितना निकल के आएगा, 10 नहीं 121 होता है, तो अप्रॉक्स आपका ये 10.5 अप्रॉक्स निकल आएगा। ठीक, 10.5। ठीक, चलिए तो मैं यहाँ पर एक बार और चेक कर लेता हूँ, ये अंडर रूट 117.82 ये आपका कितना निकल के आ रहा है, 10.85 है ना, और हमने कितना लिखा है 10.5। चलिए तो ये हो गया 10.85 और ये मीटर पर सेकेंड, तो ये निकल के आ गई, इसकी इतनी वेलोसिटी हो जाएगी, और माइनस माइनस तो सब खत्म हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गई। अब आपको समझना है कि भाई ये तो हो गई कॉपर की, ये तो हो गई कॉपर की जो है वैल्यू। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। अब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इसके साथ भी कंपैरिजन कर लेना है। तो यहां पर देखो थर्ड पार्ट हम यहां पर देख लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको जो है ना की कंपैरिजन करनी है। तो देखो जरा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन से कितनी निकाली हमने, फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जितनी निकाली 1.1 चेक कर लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर माइनस का, हाँ जी 1.14 10 टू द माइनस का 3। चलिए ठीक है, तो 1.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्पीड होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लाइट की स्पीड से आगे बढ़ती है 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। नाउ यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ रेशियो देखने को मिलेगा अपन को। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये हो जाएगा 1.1 डिवाइड बाय 3 और ऊपर हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 11 ठीक मीटर पर सेकंड। तो 1.1 को अगर मैं डिवाइड करता भी हूँ 3 से तो ये आपका 0.33 अप्रॉक्स हो जाएगा, 0.34 10 टू पावर माइनस 11। तो ये अप्रॉक्स आपका जो है ना, ये जो रेशियो ये इतना निकल के आ रहा है, ये इतना हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका कंपैरिजन हो गया, बात समझ आएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या कहें कि भाई हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से इतने टाइम्स होती है। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आप बाकी क्वेश्चन ऐसे करोगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। आप चाहते हो कि भाई ये वीडियोस आगे बढ़ सकें तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स गाइज। पॉसिबल है आप लोगों के लिए तो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत कंट्रीब्यूशन करता है। और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स का टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से शेयर करो। हाँ जी, और एक और चीज़, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है ना तो ज़रूर ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है। आगे हम आपको मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट पार्ट में, जिसको हम बोलेंगे पार्ट 2। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू।